आपको आते होंगे। 6-7 में लॉकडाउन था तुम्हारे? तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो। देखिए, तो इस एजम्पशन के साथ हम प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे कि आप लोग 6th क्लास के बच्चे हो एंड आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। A preposition is a word placed before a noun or pronoun. I hope noun और pronoun पता होगा आप लोगों को क्या होता है। हिंदी में मीनिंग नहीं पूछ रही मैं, मतलब क्या होता है नाउन और प्रोनाउन पता है या वो वहां से भी स्टार्ट करना पड़ेगा हमें? आप बताओ नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, पर्सन, एनीथिंग जिसका कोई नाम हो एंड दैट नेम इज कॉल्ड नाउन। एंड प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन, कि किसी चीज़ को नाम से बुलाने की जगह आप ही, शी, इट, दे, देम, ये जो वर्ड्स प्रोनाउंस यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन एक और टाइप का वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट नाउन प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। अब एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप बताओ कितने पार्ट्स होते हैं? एक सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बनता है? सबसे पहले क्या आता है सेंटेंस में? बेसिक से ही ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ये बेसिक ही है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीन चीज, अब हेल्पिंग, अब आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, ये सब भी होते हैं, तो दैट इज डिफरेंट, बट बेसिकली जो सेंटेंस है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रोनाउंस जो होते हैं वो उनका प्रेपोजिशंस, उनका क्या काम होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश करने वाला वर्ड होता है वो प्रेपोजिशन होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स हार्ड इन दी होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। पहले मुझे इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब बताओ। ही वर्क्स हार्ड इन दी होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, इसका क्या मतलब हुआ? बताइए। तुम लोगों ने 12th का एग्जाम दिया, इतनी तो इंग्लिश आती है तुम्हें। ठीक है। फर्स्ट आने की उम्मीद से वो बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें प्रेपोजिशन क्या है? गेस करो। इन है, गेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मैंने इन हटा दिया इस सेंटेंस से। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? क्या इस सेंटेंस को पढ़ के आप एक सेंसिबल मीनिंग निकाल पा रहे हैं? क्या इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है ही एंड जो ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हो पा रहा है? ऐसे क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन लग रहा है आपको इस सेंटेंस में? क्या दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं। इसका मतलब क्या होगा? ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, द होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, फर्स्ट आने की उम्मीद। क्या ये दोनों सेंटेंसेस आपस में अब रिलेटेड हैं? नहीं है, ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रेपोजिशन था वो वापस आ गया, ही वर्क्स हार्ड इन दी होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। तो इसकी उम्मीद में, फर्स्ट आने की उम्मीद में वो मेहनत करता है। तो क्या जो सब्जेक्ट जो भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट से अब रिलेशन इस्टेब्लिश हो पा रहा है? अदरवाइज अगर यहाँ पे इन नहीं होता या यहाँ पे ऑन नहीं होता तो क्या ये दो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं हो जाते एंड मीनिंगलेस सेंटेंसेस इफ आई एम बीइंग प्रिसाइज? क्या इन दोनों का कोई मतलब रह गया? अभी हमने जब इन हटाया था यहाँ से, तो क्या इन दोनों सेंटेंसेस का कुछ मतलब बचा था? नो। तो प्रेपोजिशन का एक काम ये होता है कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है उनके बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करना, दूसरी पॉइंट की सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना। विदाउट प्रेपोजिशन जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी कोई मीनिंग नहीं रह जाती है। देखिए,
अब प्रेपोजिशंस इंडिकेट क्या करते हैं वो बताती हूँ मैं। प्रेपोजिशन हम टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, प्लेस बताने के लिए, डायरेक्शन और मूवमेंट, कॉज, पर्पस और मैनर, एंड सेंटेंसेस को मीनिंगफुल और क्लियर बनाने के लिए। अब कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस है जिनका यूज़ टाइम के लिए होता है, कुछ का यूज़ प्लेस के लिए होता है, कुछ का डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। कौन कौन से प्रेपोजिशन है, कब कब यूज़ होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप मुझे एग्जांपल्स दीजिए प्रेपोजिशंस के, वर्ड्स में बताओ मुझे क्या होते हैं प्रेपोजिशंस। इन, ओके, इन, ऑन, अंडर, ओके, एट, बिहाइंड, देयर कौन सा वाला, ई आर ई और ई आई आर, देयर और अपॉन, फ्रंट ऑफ, ये एट है, अपॉन अलग है, इन फ्रंट ऑफ, अबव। आपके हिसाब से ये सारे वर्ड जो हैं ये प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। अब इन वर्ड्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये पता है आप लोगों को? इनका यूज़ तो आई गेस सबको पता होगा। इनका यूज़ कब करते हैं हम? इनका हिंदी में मतलब क्या होता है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं फ्रेंच पढ़ा रही हूँ, कोई बात नहीं। देखिए अभी हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे कि प्रेपोजिशन का यूज़ किन किन चीज़ों के लिए होता है। तो फर्स्ट जो है उसमें से सीरीज़ में से है दैट इज़ इंडिकेटिंग टाइम, टाइम को इंडिकेट करने के लिए। एंड कौन कौन से प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं उसमें? एट, ऑन, इन और फॉर। जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो, जैसे आपकी क्लास 8 बजे होती है, मान लीजिए कि फिक्स है कि आपकी इंग्लिश की क्लास जो है वो हमेशा 8 बजे होगी, सो द क्लास विल बी एट 1 PM। या जब आपको क्लास के लिए शेड्यूल आता है तो उसमें बोलते हैं ना क्लास विल बी एट 4 PM, तो हमें टाइम पता है, द स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM, आई गो टू बेड एट 10 PM। हालांकि ये कोई स्पेसिफिक टाइम तो हो रहा नहीं सोने का, है कोई आप लोग का स्पेसिफिक टाइम रात को सोने का उठने का? नहीं, तुम्हारा है? तो जब भी हमें एक स्पेसिफिक टाइम रिप्रेजेंट करना हो, जैसे क्लास स्टार्ट होने का, अच्छा एक और आप एग्जांपल्स दीजिए, किन किन स्पेसिफिक टाइम्स पे, स्पेसिफिक टाइम का एग्जांपल दीजिए मुझे। आपकी लाइफ में कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो स्पेसिफिक टाइम पे ही होते हैं, बताइए। एट का यूज़ करके मुझे सेंटेंसेस बताओ इंग्लिश में, सेंटेंस। और एट बर्थडे जो है, बर्थडे डे और डे या डेट होगा, टाइम नहीं होगा। एट का यूज़ हम सिर्फ टाइम, जो हमारे क्लॉक में जितने भी आवर्स होते हैं ना, 0 to 12, 1 to 12 या 0 to 24, जैसे भी आप जो समझ आए आपको, जब हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ तब हम एट का यूज़ करेंगे। डेज के लिए, डेट के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए हम एट का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम होगा तो हम एट का यूज़ करेंगे। कॉपी खोलिए अपनी अपनी एंड मुझे 2-2 लाइन एग्जाम्पल्स लिख के दिखाओ एट का यूज़ करके, अभी जल्दी। बिना बातें किए हुए। एट का यूज़ करके 2 सेंटेंस जिसमें आप टाइम को स्पेसिफाई कर रहे हो, जो मैंने बता दिया उनके अलावा।
लिख लिया? बताओ क्या लिखा, बताओ। बताओ। अभी सच नहीं बोलना था। और ओके। ओके, आप बताओ बेटा। ओके, आप बताओ क्या लिखा है। 8 में नहीं लिखा अभी, बताओ। आप बताओ। मुझे भी दिखाओ क्या दिखा। कौन सा बिजनेस है तुम्हारा? किडनैपिंग? किडनैपिंग करते हो? ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, ऐट का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें स्पेसिफिक टाइम बताना हो, ठीक है। सेकेंड वर्ड की तरफ मूव करें, दैट इज़ ऑन। अब ऑन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें स्पेसिफिक डे या डेट बतानी हो, ठीक है। ऑन और इनको साथ में पढ़ेंगे। ऑन तब करेंगे जब हमें स्पेसिफिक डे या डेट बतानी हो। तो ऐट और ऑन में क्या डिफरेंस हुआ? ऐट और ऑन में, ऐट जो हमने पहले पढ़ा और ऑन जो मैंने अभी बताया। ऐट में हम टाइम के लिए यूज़ करेंगे, ऑन कब यूज़ करेंगे? स्पेसिफिक डे या डेट के लिए। सेकेंड जो थर्ड है, थर्ड प्रीपोजिशन इन इंडिकेटिंग टाइम, दैट इज़ इन। जब हमें किसी लॉन्गर पीरियड को रेफर करना हो तब हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप में से किसी का बर्थडे है 15 अगस्त को, तो क्या ये कि स्पेसिफिक डेट है 15 अगस्त, 16 अगस्त, 22 फैब, जो भी XYZ जो भी डेट है, क्या ये एक स्पेसिफिक डेट है, डे या डेट? तो ये सेंटेंस कैसे होगा? दैट माई बर्थडे इज़ ऑन 22 फैब। क्या मैं एक स्पेसिफिक डेट बता रही हूँ आपको? अगर मैं आपको डेट ना बता के सिर्फ मंथ बताना हो, मंथ एक लॉन्ड्री पीरियड है देन अ डेट, येस और नो? मंथ इज अ लॉन्ड्री पीरियड। तो ये सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा कि माई बर्थडे इज इन फैब। फैब, हम पूरे फैब को अब रेफर कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ड्री पीरियड। जब मैंने स्पेसिफिक डेट बताई तो क्या बोला मैंने? माई बर्थडे इज ऑन 22 फैब। क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ऑन और इन में? लिख के दिखाओ मुझे दो सेंटेंसेस इन और ऑन पे। लिख लिया? लिखो। मतलब एक में लिख दिया सब चार बार जैसे आप लोग किस एकेडमिक ईयर में 12th क्लास में थे? 25, 26। तो आई वॉज इन क्लास 12th इन द एकेडमिक ईयर 25, 26। एक लॉन्ड्री पीरियड, एक पूरे साल को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये लॉन्ड्री पीरियड है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऑन का यूज़ हो रहा है या इन का यूज़ हो रहा है? कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि स्पेसिफिक ईयर बता रहे हैं तो इन होगा? इन होगा, ऑन क्यों नहीं होगा? यस, क्योंकि डे और डेट जब हम बताएंगे तब यूज़ करेंगे हम ऑन का। अगर हमें पूरे साल की बात कर रहे हैं या महीनों की बात कर रहे हैं, हफ्तों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा? इन। आप तीनों के यूजेस को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, यही मेन पॉइंट है इसका, और कुछ नहीं है इसमें। ऐड का यूज़ कब करेंगे? जब स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं। ऑन का यूज़ कब करेंगे? जब स्पेसिफिक डे डेट बता रहे हैं। और इनका यूज़ कब करेंगे? जब हमें एक लॉन्गर पीरियड को रेफर कर रहे हैं, जैसे क्रिसमस इज़ इन दिसंबर।
क्रिसमस इज ऑन 25th of December. एक मिनट, एक बार बोल देना, ऑफिस में भेज देना. अब इसके बाद आ जा. जो फोर्थ टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस है, दीज आर फॉर, ड्यूरिंग और बाय. अब हमें किसी ड्यूरेशन की बात करनी है. अब हमें एक लॉन्गर पीरियड की बात नहीं कर रहे, अब हमें ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं. जैसे द क्लास विल बी फॉर 2 hours. जो क्लास है वो 2 घंटे की होगी. या ड्यूरिंग दैट टाइम यू मे नॉट टच योर फोन्स. कि जब तक भी क्लास चलेगी तब तक आपको अपने फ़ोन्स को हाथ नहीं लगाना है. समझ आ रहा है? बाय का यूज़ कब हो रहा कोई, अब आप बताओ मुझे, बाय का यूज़ कब होता है? आप सेंटेंसेस में बाय का यूज़ करते हो. आई विल बी देयर बाय 10 AM, आई विल बी देयर बाय द एंड ऑफ द क्लास. या कभी बाय का यूज़ किया है आपने किसी सेंटेंस में? अब करो, 2 सेंटेंस लिख के बताओ मुझे. हाँ, यस, लिखो. जैसे एक क्लास चल रही है अभी, इसके बाद आपकी एक और क्लास है? नहीं है. तुम्हें 2 ही क्लास हुई आज. लेट्स एज्यूम आपकी एक और क्लास है, तो आप क्या बोलेंगे कि आवर अनदर क्लास. या आपकी कौन सी क्लास है अभी? अकाउंट्स की क्लास होगी कि नहीं होगी, चिंता मत करो. ये जो एग्जाम्पल है इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, निश्चिंत रहो आप. तुम्हारी तो हो रही है, नहीं हो रही अकाउंट्स की क्लास, नहीं हो रही अकाउंट्स की क्लास. बाय का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक सर्टेन टाइम ना बता के एक दूसरे इवेंट का एंड बता रहे हो. कि दिस क्लास विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ अनदर क्लास, कि अकाउंट्स क्लास विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ इंग्लिश क्लास. या और कोई एग्जांपल आप दो मुझे, जब आपको एक सर्टेन टाइम नहीं बता रहे हो आप, बट आप एक ड्यूरेशन को रेफर कर रहे हो कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा. जैसे आप लोग की लाइफ से आप रिलेट करोगे. आई गो टू स्लीप बाय द टाइम एवरीवन इज अवेकिंग. जब सबके उठने का टाइम होता है तब आप सोने जाते हो. तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो उसका कुछ नहीं कर सकती मैं. बट आज आप लोग कब सोते हो जनरली? 9 o'clock. सुबह 9 बजे तुम सोते हो? तुम 9 बजे रात को सोते हो? आप लोग क्या मतलब कैसे सोना उठना कैसे रहते हो आप लोग? क्योंकि अगर आप लोग वाकई में रेगुलर कॉलेज के लिए वो कर रहे हो तो 8:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं वहाँ पे. एंड कॉलेजेस दूर ही होते हैं, नॉर्थ कैंपस के तो बहुत दूर होते हैं, 1.5 घंटा लगता है जाने में. मिल गया मुझे मेरा जवाब. चलिए देखिए, इंडिकेटिंग टाइम कंप्लीट हो गया हमारा. क्या आपको किसी में डाउट है? एट, ऑन, इन या फॉर, इनका यूज़ कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, कोई डाउट है इसमें? सेकेंड टाइप ऑफ प्रेपोजिशन करते हैं हम, जिसका जो है इंडिकेटिंग प्लेस. अभी हमने टाइम के लिए देखा था, अब हम प्लेस के लिए देखेंगे. इसमें भी रिपीट होंगे वही प्रेपोजिशंस, इन, ऑन, एट. एंड ये कुछ नए आ जाएंगे, अंडर, ओवर, बिटवीन और अमाउंट. इनका यूज़ तब करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनसाइड समथिंग. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर है. हम इंडिया के अंदर है, वी आर इन द क्लासरूम. हम क्लासरूम के अंदर है, वी आर इन द कोचिंग. द क्लासरूम इज़ इन द कोचिंग. जो क्लासरूम है वो कोचिंग के अंदर है. तो व्हेनेवर वी आर, जब हम भी ऐसा कर रहे हैं कि कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर है, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे. ऑन का मतलब होता है ऑन अ सरफेस और स्पेसिफाइड डे और पार्ट ऑफ द डे. कि किसी, जैसे ऑन का यूज़ हमने डे और डेट में कब किया था? टाइम के लिए कब किया था हमने ऑन का यूज़? स्पेसिफाइड डे और डेट पे. तो उसे भी साइड करते हैं हम बस इतना पढ़ना है, ऑन अ सरफेस और स्पेसिफाइड डे और पार्ट ऑफ द डे. कि वो तो कब होगा, कैसे होगा. ऑन अ सरफेस, जैसे
द कोचिंग इज ऑन द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे जो कोचिंग है किसी सरफेस के ऊपर है, केवीएस के ऊपर है, यस। और बताओ ऑन का यूज करके एक आध सेंटेंस, एक सेंटेंसेस अब सब बताएंगे, तुम लोग चुप बैठे रहते हो क्लास में। अब बताओ। बुक इज ऑन द टेबल, यस। और बताओ। नीचे मत देखो, मुझे पता है तुम्हारी बारी है। अब बताओ। बताओ, आप बताओ। ऑन का यूज करके सेंटेंसेस बताओ एक एक। पहले मुझे नाम बताओ अपना अपना सब। मुझे नाम ही नहीं पता बच्चों का, तुम्हारे पता है। एक एक आपका नाम बताओ। अनुष्का, सलोनी, प्रीति, श्री, ओके, आयुष, पीयूष, आप बताओ। चेतन, अनय, आपका अर्नव, तुषार, ओके। ठीक है, देखिए, यस, मैं ऑन से सेंटेंसेस पूछ रही थी। बताओ, आप बताओ चैतन्य। मुझे नाम बता के खुद भूल गए तुम लोग अपने अपने नाम। आप बताओ। तो अब तुम इसकी तरफ से बताओ। हाँ, यस। जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ हो वो हमें बताना हो सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लेस और टाइम में सेम ही प्रपोजिशंस यूज़ होते हैं, बट आप यूज़ क्लियर रखना कि किसका कब क्या यूज़ होगा। एट का मतलब क्या है? पॉइंट और स्पेसिफिक प्लेस। जैसे जब अब हमने टाइम में एट का यूज़ कहाँ किया था? इंडिकेटिंग टाइम में एट का यूज़ स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। यहाँ पे जब हम प्लेस की बात कर रहे हो तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए कर रहे हैं। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप बोलोगे मीट मी एट फ्रंट ऑफ द स्कूल या मीट मी बिलो द कोचिंग। तो आप नहीं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं हो रहा है, हमने एट का यूज़ नहीं किया है। एट का आप समझ में होती किसी स्पेसिफिक प्लेस को बताने के लिए। द क्लास विल बी एट द स्कूल, कि शी विल बी फाउंड एट द स्कूल, कि जो फर्स्ट किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो कहाँ पे मिलेगा, तो हम इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस बताएंगे, वहाँ पे आप एट का यूज़ करोगे। हाँ जी। Kishan is at the top of the list of sir favorite student. तुम लोग फालतू की बातें करते रहते हो बस। Favorite student है ना, तो top है। इन, ऑन और एट। अब मुझे आप, क्योंकि तुम बता नहीं रहे तो तुम लिख के दिखाओ मुझे इन, ऑन और एट दोनों से दो सेंटेंसेस जल्दी। तुम लोग बहुत, अब मुझे समझ नहीं आ रहा इंट्रोवर्टेड हो या क्या हो, तुम लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। सर ने बोला था चुपचाप बैठने के लिए। अरे तो सर ने ये थोड़ी बोला तुम सवाल, मेरे सवालों का तो जवाब दो रे। सर ने ये भी बोला था कि अगर मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब मत देना। सर जो भी कह रहे थे उसका मतलब ये नहीं था कि मैं अगर कुछ पूछूं तो तुम उसका जवाब नहीं दोगे मुझे, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। सर की बात का ये एक एक्सेप्शन है। तुमने लिख लिया तीनों के दो सेंटेंसेस? दिखा रहा है इनमें। ये दूसरा है, इसमें नहीं मिलेगा।
चलो रहने दो, जितना कर लिया। ये वर्ड्स देखिए, अंडर, ओवर, बिटवीन और अमाउंट। इनका मतलब बताइए। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे, चीज़ के अंदर। ओवर का मतलब ऊपर। बिटवीन का मतलब बीच में। अमाउंट का मतलब साथ में। तो जब सेंटेंसेस में इन वर्ड्स का यूज हो रहा है तो इनका यही मतलब हो रहा है। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट हमारा उस पर आते हैं, इंडिकेटिंग मूवमेंट और डायरेक्शन। इसके लिए दो वर्ड्स ही हैं प्रीपोजिशन में, इनटू और थ्रू। इनटू का यूज कहाँ होता है? इन और इनटू में एक डिफरेंस होता है, क्या पता है आप लोगों को? इनका मतलब क्या था? अंदर। और यस, इनटू का यूज हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं कि इनटू इट। जैसे शी इज गोइंग इनटू द पूल, वो पूल के अंदर जा रही है। और थ्रू का मतलब क्या होता है? ही रैन थ्रू द टनल। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? वो टनल में से गई। मोशन और मूवमेंट हम बता रहे हैं और उसके अंदर से, में से गई। ठीक है। तो थ्रू और इनटू का आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पूछेंगे। सेंटेंस में, किस सेंटेंस में यूज, जब मूवमेंट की बात आएगी ना, कि कोई मूवमेंट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की वहाँ या सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे आप इनटू और थ्रू का यूज करेंगे। ठीक है। अब कुछ और वर्ड्स भी हैं प्रीपोजिशंस के, जैसे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, बाय, विथ। तो इनका यूज इसलिए होता है कॉजेज बताने के लिए। बिकॉज का यूज क्यों होता है? जब हम रीज़न बताए हुए हैं किसी चीज़ का, कि बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक आई गॉट लेट, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गई। ड्यू टू, कि ड्यू टू इल हेल्थ आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, कि क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई। बाय और विथ, शो हाउ समथिंग इज डन और हु डज इट। इसका मतलब बताओ बाय और विथ का। इसमें पता नहीं क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट, एजेंट, क्या मतलब है इसका? पढ़ के बताओ। इतनी शांति, तो अगर मैं बोलती ना कोई मर गया है 2 मिनट के लिए, उसके लिए शांति का वो रखते हैं, तब भी शांत नहीं होते। बताओ बाय और विथ का मतलब, इस सेंटेंस का क्या मतलब है बताइए। एक चीज़ तो बताओ। अब तो मैंने सही वाली बात भी क्लैरिफाई कर दी। विथ का मतलब साथ। आपने कभी वो देखा है कि किसी, जब हम कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं या बता रहे होते हैं कि या कोई पेंटिंग है, तो दिस इज रिटन बाय मी, दिस इज ड्रॉन बाय मी, दिस इज डायरेक्टेड बाय एक्स वाई, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, यस। तो जब हम डूअर के बारे में बताते हैं कि कौन काम कर रहा है, किसी ने कोई चीज़ बनाई है, क्रिएट की है, तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। एंड विथ का बताओ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शो हाउ समथिंग इज डन एंड हु डज इट अगेन। तो चलो मैंने बाय का बता दिया, अब आप विथ का बताओ। सुनाई ही नहीं दिया मुझे, क्या बोला? तुम ना बेस्ट फ्रेंड्स हो क्या? भाई जेठानी देवरानी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होती। इन दो कौन से सर ने? कमल सर ने? बताओ, एग्जाम्पल दे देते आप, बताओ।
बाय का यूज़ हम तब करते हैं जब हम इंडिकेट करते हैं किस पर्सन ने क्या किया है। एजेंट का मतलब समवन हु डज समथिंग। विद का यूज़ तब करते हैं जिनकी हेल्प से किया गया है, जिनके साथ किया गया है। जैसे आपने वो बताया था ना, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, तो उनके साथ और भी जो क्रू और कास्ट मेंबर्स थे, तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? विद। कि विद द हेल्प ऑफ XYZ पर्सन्स, उनकी वाइफ की भी हेल्प थी उसमें, उन्होंने लिखा था ना स्पेशल थैंक्स टू यामी गौतम। तो जिनके साथ हमने वो काम किया है उनका जब हम यूज़ करेंगे, ये पर्सन्स भी हो सकते हैं, टूल्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंड XYZ जो भी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से वो काम कंप्लीट हुआ है, उसको जब हम बताएंगे तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करेंगे। बाय और विद क्लियर हुआ। डूअर की बात करेंगे हम, जिसने वो काम किया है, एजेंट जिसे कहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाय का यूज़ करेंगे। एंड जिन लोगों के साथ जिन ऑब्जेक्ट्स और टूल्स की मदद से किया है, जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम विद का यूज़ करेंगे। अब इसमें तो एक सेंटेंस आपको बताना ही है, बाकी किसी में तो बताया नहीं, इसमें बताओ। लेकिन बाय और विद का यूज़ करके मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई, इसे ट्रांसलेट करके बताओ मुझे पहले। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई। आई वेंट आउटसाइड डैश माई फ्रेंड्स। अब इस डैश में बाय हो रहा या विद हो रहा? विद। लोग उन लोगों के साथ गई। अलाउड हो सकता है, बट हाँ जी, क्या 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 रहेगा बताओ। क्योंकि हम यहाँ पे कॉज मैनर और इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस बताइए, मैंने पूछा था आप लोगों से, मैं भूली नहीं हूँ अभी। बाय और विथ का यूज़ कर रहे, मुझे सेंटेंस बताइए। आई कट द फ्रूट्स डैश अ नाइफ। बाय अ नाइफ हो रहा है या विद अ नाइफ हो रहा है? बाय वाले हैंड रेज करो। बाय अ नाइफ। विद अ नाइफ वाले करो। अब जिन्होंने किसी पे भी नहीं किया वो क्या करेंगे? आई कट फ्रूट्स डैश अ नाइफ। विद वाले कौन कौन से हैं? और बाय बाय। जब टूल्स के बारे में बात करेंगे, किसी काम को पूरा करने के लिए जो जिन टूल्स का, जिन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? बाय। बाय या विद? बाय का यूज़ कब करेंगे? जब हम डूअर के बारे में बताएंगे। द फ्रूट्स वर कट बाय मी, कि फ्रूट्स को मैंने काटा। आई एम द डूअर, आई एम द एजेंट। किस चीज़ से काटा? टूल्स की जब बात हुई तो वहाँ पे तो विद आएगा ना। नाइफ इज अ टूल, नाइफ इज नॉट द डूअर। नाइफ तो एक टूल हुआ ना, तो वहाँ पे बाय क्यों आएगा? विद आएगा। नो, डूअर, एजेंट, जिसने ये काम किया है। दिस बुक इज रिटन बाय मी, दिस पेंटिंग इज ड्रॉन बाय मी, दिस स्कल्पचर इज मेड बाय मी, दिस डिश इज कुक्ड बाय मी। तो ये सब जब मैंने किया है, जब हम डूअर की बात करेंगे तो वहाँ पे बाय का यूज़ होगा। जिन चीज़ों की हेल्प से किया है, अब जैसे मैंने बोला कि ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो आप कहोगे कि नहीं, खाना तो गैस पे बना था। तो क्या गैस और मेरे में डिफरेंस नहीं है?
जो आपका गैस सिलेंडर हो रहा है, दैट इज मेयरली एन इंस्ट्रूमेंट और अ टूल. द डूअर इज मी. डूअर के साथ हम बाय का यूज करेंगे, एंड जो टूल्स यूज हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, उनके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? विद. आई होप इट इज क्लियर नाउ. बाय और विद. कह रहे हैं कि मतलब कोई सर्टेन थिंग में स्टैब्ड बाय एन नाइफ, उसमें तो टूल तो नाइफ है, इसके साथ बाय यूज हो रहा है, कोई भी सर्टेन बाय नहीं यूज हो रहा ना वहाँ पे, विद यूज हो रहा. ये नहीं हो सकते दिस वाज स्टैब्ड बाय नाइफ. No, it was stabbed by me. It was stabbed by me. It was stabbed with the help of a knife. Knife is merely a tool. I am the one who stabbed it. I didn't stabbed anyone, but yes. देखिए, ये 4 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस है हमारे सिलेबस में. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी. आई होप आपको सबका यूज क्लियर हो गया होगा. मैं पूछ लूँ एक बार रफली बीच में से, ठीक है. इंडिकेटिंग प्लेस में ऑन का यूज कब करेंगे? इंडिकेटिंग प्लेस में ऑन का यूज कब करेंगे? प्लेस किसी सरफेस पे जब रखा हो तब हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है. और इंडिकेटिंग टाइम में एट का यूज कब करेंगे? स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑन का, स्पेसिफिक डे डेट के लिए इन का, लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग, ड्यूरेशन के लिए. बाय का यूज कब करेंगे? फॉर डूअर. एंड विद का यूज कब करेंगे? एजेंट हम ही है, डूअर ही एजेंट है. और इंडिकेटिंग मूवमेंट में इनटू का यूज कब करेंगे? कोई मोशन जब वो अंदर की तरफ जा रहे तब इनटू का यूज करेंगे, ठीक है. और इंडिकेटिंग प्लेस में एट का यूज कब करेंगे? यस, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एट का यूज करेंगे. मुझे लगता है अब हमें क्वेश्चंस लेने चाहिए क्योंकि आप लोग को आ गया है. आंसर मुझे बताइए मत, अपनी अपनी कॉपीज में लिखिए, अपनी अपनी कॉपीज में लिखिए आंसर्स, मुझे बताइए मत. चोट वोट लगी थी क्या कभी सर पे तुम्हारे? बेवकूफ. हो रहे सारे? इसमें एक और प्रेपोजिशन का यूज होगा टू का, ठीक है. तो ध्यान रखना कहाँ पे यूज होगा. टू का यूज कहाँ पे होता है? जब किसी स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन की बात हो रही होती है कि आई विल गो टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ. उसकी फ्रेंड उसकी टूल है? नो. देखो और एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन नहीं है कोई, विधि बचा है. सोचो, हो गया सभी का?
क्या है? नो वन इज अंडर द वाटर। बस करो, बताइए आंसर्स बताइए। फर्स्ट का क्या है? ही लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहता है वो। आई विल मीट यू डैश मंडे इवनिंग। ऑन क्यों आएगा? स्पेसिफिक डे बता रहे हैं हम, ठीक है। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, बेड के नीचे। बेड के ऊपर तो छुपे ही नहीं। इनसाइड द बेड। she wrote a letter dash her friend to her friend। उसने अपनी फ्रेंड को लेटर लिखा। वैसे 4 इज ऑल्सो करेक्ट, उसने अपने फ्रेंड के लिए लेटर लिखा, ठीक है। They arrived dash time at time. The train rose dash Delhi dash 6 p.m. At 6 p.m. Good. He succeeded dash the help of his teacher. By वाले hands raise करिए। With वाले hands raise करो। बाई क्यों हो रहा? मुझे बाई का लॉजिक नहीं समझ आया। बाई विद दोनों लिख दिया। बाई क्यों हो रहा? बाई किसके लिए यूज करते हैं? डूअर के लिए। डूअर तो यहाँ पे खुद वो ही है। अब हम टीचर के लिए हमें प्रेपोजिशन यूज करना है। टीचर के साथ उसने किया है ना ये काम, टीचर की हेल्प से, तो विद आएगा यहाँ पे। द किड्स आर प्लेइंग dash the park in the park। ओके, किसका? they arrived नहीं, इंडिकेटिंग टाइम। आप प्लेस पे क्यों जा रहे हो? इंडिकेटिंग टाइम की इंडिकेटिंग टाइम हो रहा ना ये। एट का मतलब क्या था? स्पेसिफिक टाइम, एंड एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम पे वो आ गए, तो ये प्लेस वाले पे नहीं जाएंगे। अब इंडिकेटिंग टाइम का यूज हो रहा है यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाइए, अब कुछ और क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। 1 मिनट रुक जाओ। बीमारी है मुझे लगता है तुम्हें फोन उठाने की। कौन से मेल पे भेजे थे क्वेश्चंस? आए नहीं अभी, एक बार देखियो। किया, एक बार देखियो भेजे आउटबॉक्स पे। ये तो रीसेंड कर दें। तो ये दिखा रहा था मेरे को जब से, मेरे को 2 दिखा रहा है।
विजिबल है ये क्वेश्चंस? मैं पढ़ के बता दूंगी, कोई बात नहीं. Don't try to be an advocate dash these criminals. The audience admired him dash his sweet voice. For. तो for का मतलब क्या हुआ? for का मतलब क्या हुआ? उसकी वजह से. Yes. I want to check your bag dash fake currency notes. For. उसके लिए, उसकी वजह से, उसके लिए कि मैं आपका बेड चेक करना चाहती हूँ कि कहीं आपके पास फेक करेंसी तो नहीं है. The dewdrops clung dash the blades of grass. अब dewdrops का मतलब बताओ पहले तो. dewdrops का मतलब क्या होता है? ओस की बूंदे. यस, जो आप सब हो वो. अब ओस की बूंदे. The dewdrops clung dash on the blades of grass. कि सुबह के टाइम पे आपने देखा है जो ग्रास बेड्स होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं तो उनके लीव्स पे या ग्रास पे वो ओस की बूंदें गिरी रहती हैं. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या यूज़ होगा? ऑन. किसी स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर. The thief was chased dash by the police. बताओ क्या हो रहा है इसका? क्या ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी कंप्लीट नहीं लग रहा? द थीफ वॉज चेस्ड बाय द पुलिस, बट ये कंप्लीट नहीं है. चेस्ड आफ्टर, जो चोर है उसे वो पकड़ रहा है. अब ऐसा है, देखो ये बहुत ही अनसर्टेन क्वेश्चन है, लेकिन क्या आपको इसका आंसर पता है? यस. तो थोड़ी सी आपको अपने कॉमन सेंस भी साथ लेके जाना है एग्जाम में. Please carry this bag dash my room. फोर कैसे हो सकता है? मतलब इन और टू में मुझे कंफ्यूजन समझ आती है, फोर कैसे हो सकता है इसका? बताइए, इन होगा या टू होगा? इनका, अरे हम यहाँ पे इन यूज करते हैं तो क्या मतलब होगा इसका? प्लीज कैरी दिस बैग इन माई रूम एंड प्लीज कैरी दिस बैग टू माई रूम. कल ही बताई थी ये लॉजिक मैंने कि इसका मत इस्तेमाल करना. बोल के देखेंगे, जो अच्छा लगेगा वही आंसर होगा. तुम्हें फोर कैसे अच्छा लग रहा है मुझे ये बताओ. इन और टू मुझे तब भी समझ आता है, मतलब फोर कैसे हो सकता है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा टू माई रूम. प्लीज कैरी दिस बैग टू माई रूम. इस बैग को मेरे रूम तक लेके जाओ. ठीक है. अ लॉरी बम्प्ड डैश अ कार ओवर. ओवर क्यों बोला मैंने? अ लॉरी बम्प्ड डैश अ कार. अच्छा, ऑन का यूज कब होता है? लॉरी ट्रक को कहते हैं, जो बड़ी ट्रक्स होती है ना उन्हें कहते हैं. बेवकूफ़ों वाली बात करने की जरूरत नहीं है. ऑन क्यों नहीं हो रहा? और ओवर, ओवर किसने बोला था? ओवर हो रहा आंसर इसका? क्या इसका आंसर ओवर होगा?
इंटू होगा। कंफर्म करो आंसर क्या होगा। इंटू आपका 1 मिनट दिए मैंने, सोच लो। सभी ने, आप बताओ क्या हुआ। बताओ। ऑन और टू तो नहीं हो रहा, इतना क्लियर है हमें, तो 2 ऑप्शन हमारे कम हो रहे हैं। ऑन और टू तो नहीं ही हो रहा। इनटू का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन के लिए, मोशन के लिए, मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए। और ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब है सिंपली किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे जो इनटू है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि जो लॉरी है वो एक कार से कोलाइड हो गई। लॉरी कार के ऊपर गिर गई। नो, ट्रक कार के अंदर कैसे जाएगी? छोटी है ना। अंदर इनटू का मतलब हमेशा अंदर ही नहीं होता। जब हम मोशन और मूवमेंट इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे वर बेडिंग डैश फूड, फॉर फूड, फूड के लिए। शी ऑलवेज बोस्ट डैश हर वेल्थ। बोस्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। फॉर नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, आपका ओनली ऑन भी नहीं होगा, तो आंसर आफ्टर होगा। वो हमेशा अपनी, यस आफ्टर होगा, वो हमेशा अपनी वेल्थ के पीछे मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलती रहती है, वेल्थ के लिए, ठीक है। शी बैंड डैश द डोर वायलेंटली। शी बैंड डैश द डोर वायलेंटली। बैंड का मतलब क्या होता है? आई एम बैंडिंग ऑन द टेबल। अब बताओ। ऑन द डोर। आई अप्लाइड डैश द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। फॉर, जब हम किसी पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है। आई अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। अब तुमने अप्लाइड देख लिया, तो क्योंकि यहाँ फोर आया था तो यहाँ भी फोर हो रहा, बट सेंटेंस पढ़ो पूरा। आई अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को अप्लाई किया टीचर की पोस्ट के लिए, इसलिए फोर नहीं आएगा यहाँ पे। आई बेड डैश हिम नॉट टू डाइवल्ज द सीक्रेट। पहले तो डाइवल्ज का मतलब बताओ। फैलाना, बताना, बांटना सबको। जैसे मैंने आप किसी को एक बात बताई एंड उसने वो बात सब में फैला दी, सब में बांट दी, तो वो है डाइवल्ज का मतलब। आप तुम 2 और 4 दोनों बोल रहे हो, बताइए। 2 है इसका आंसर, कि मैंने उनसे भीख मांगी कि मेरा सीक्रेट मतलब किसी और को मत बांटो। बैग का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। यू हैड बेटर बोरो अ पेन डैश राकेश, फ्रॉम राकेश, किसी से। आई बेट द केक डैश द गेस्ट, के लिए। She is confident that her success with, yes. The doctor will cure you dash malaria. The doctor will cure you with malaria, है ना? Very good. The doctor will cure you dash malaria. बताओ इसका आंसर। The doctor will cure you from malaria. आपको ऑलरेडी बीमारी हो रखी है, उससे आपका निवारण करेगा जो डॉक्टर है वो। द लॉ इज कॉमन डैश ऑल।
द लॉ इज कॉमन टू ऑल, सभी के लिए जो कॉमन लॉज हैं, ठीक है। या अपॉन, पता है आपको एक बात बताऊं मैं, इसका आंसर अपॉन भी हो सकता है कि सभी के लिए जो लॉ है वो कॉमन है। शी वॉज कंडेम्ड डैश हर बैड हैंड राइटिंग, फॉर हर बैड हैंड राइटिंग, कि उसकी हैंड राइटिंग खराब थी, अपनी हैंड राइटिंग मत देखो, इसलिए उसको बहुत मतलब बेइज्जती की रही, उसको बुरा भला बोला गया। In summer there will be a great demand dash desert cooler for के लिए, we shall wait dash you for you के लिए। Tom displayed his injury dash all his friends, to all his friends, उसको जो चोट लगी थी वो उसने अपने सारे दोस्तों को दिखाई। She distributed the sweets dash two brothers, between the two brothers, दो भाइयों के बीच में उसने सारी स्वीट्स बांट दिए, ठीक है। अमन का यूज तब होता है when there are more than 3 people, between तभी हो सकता है when there are 3 people, 2 लोग यहाँ पे, उसके बीच में कोई है, ठीक है। Please distribute these apples dash all among all, among क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। It rarely happened that he defended dash innocent person, अब इसका मतलब बताने के लिए आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए इस सेंटेंस का। It rarely happened that he defended an innocent person dash an innocent person, कि ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि उसने किसी इनोसेंट के खिलाफ डिफेंड किया। तो अगेंस्ट आएगा इसका आंसर, खिलाफ। द पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड डैश द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सन, बताओ पर्सनल एक्सपीरियंस है, आंसर बताओ। विद होगा इसका आंसर, विद द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सन। अच्छा, यहाँ पे अगर ऑप्शन में बाय होता तो बाय आता आंसर में, बाय क्यों नहीं आता? लेट्स से यहाँ पे ऑफ की जगह बाय है, ऑफ ऑप्शन में नहीं है, अगर मेरी पेंसिल चल जाए तो मैं लिख दूंगी, नहीं चल रही, ऑफ नहीं है, वो बाय लिखा हुआ है। अब आंसर बताओ, बाय होता? कौन कौन कह रहा है बाय होता? और कौन कह रहा है कि विद ही रहता आंसर? ऑफ हो जाता, ऑफ तो हटा दिया मैंने, ऑफ तो है ही नहीं, अब बाय और विद है, आंसर बताओ। आंसर विद ही रहता, क्यों? क्योंकि उसने डिसअपॉइंटमेंट के लिए परफॉर्मेंस की, दैट इज नॉट द एक्शन वी आर रेफरिंग टू। उसके पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट इज द एक्शन वी आर रेफरिंग टू। तो इस डिसअपॉइंटमेंट का डूअर कौन है? ये पेरेंट्स। तो अगर बाय कहीं पे यूज हो रहा था वो पेरेंट्स के साथ यूज हो रहा, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से डिसअपॉइंटमेंट हुई है? उनके बेटे की परफॉर्मेंस से। तो बिकॉज इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ समथिंग, इसलिए यहाँ पे विद आएगा, ठीक है। कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, दिस मेडिकेयर इज फ्री फ्रॉम शुगर, कि ये जो मेडिसिन है इसमें शुगर नहीं है। द मैनेजर ग्रांटेड लीव डैश द क्लर्क, टू द क्लर्क। The air was heavy dash aroma of perfumes, with the aroma of perfumes. She had a quick glance dash the magazine, into the magazine. मोशन की बात हो रही है, she had a quick glance, उसने मैगजीन में एक हल्के सा देख लिया, मोशन किया है। मोशन, what is the motion in movement here? देखना, the glance that she took from the magazine. The climate of Kashmir is favorable for me. They hate you dash your poverty, for your poverty. He is eligible dash this post, for this post, के लिए। for का मतलब होता है के लिए। The smoke was emerging dash down the foot of the hill, from down the foot of the hill, की जो smoke था वो पहाड़ों के नीचे से आ रहा था। The criminal managed to escape from the prison. You should educate your friends dash the benefits of living in villages,
टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन विलेजेस। ठीक है।